सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड लेबर लॉ से रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट लेके आई हूँ। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसमें हमारी कुछ सेक्शंस आती हैं, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2A, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 7A। तो इसको हम डिटेल्स में एक एक करके सारे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली सेक्शन है सेक्शन 1, जिसमें आता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। की मतलब इसका शॉर्ट टाइटल, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक्सटेंट इसका क्या था, कमेंसमेंट मतलब इस एक्ट की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुआ था, इनएक्ट कब हुआ था, इन्फोर्स्ड कब हुआ था, तो वो सब। टाइटल एंड स्कोप, सेक्शन 1 में सबसे पहले टाइटल एंड स्कोप। इसका ऑफिशियल नेम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इनैक्ट हुआ था 11 मार्च 1947 को, बट एनफोर्स्ड हुआ था 1 अप्रैल 1947 में। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, ऐसे तो ये बाकी स्टेट्स में भी मतलब पहले से था, बट अगर मैं बात करूँ अप्लाई टू होल इंडिया, पूरे इंडिया में ये कब लागू हुआ था, 2019 में, क्योंकि 2019 में इसमें JNK भी इंक्लूड हो गया था, इसलिए अगर होल इंडिया की बात करें तो 2019 में ये कवर करता है इंडस्ट्रीज़ को, एम्प्लॉयर्स को, वर्कमैन को एज अंडर द एक्ट। अगर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, एक इंडस्ट्री में एक पीस बनाकर रखें, और जो डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़े, ठीक है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करे। दूसरी चीज़ ये बोलता है, एक मैकेनिज़म्स करता है, मतलब एक ऐसे तरीके बनाता है ताकि जो डिस्प्यूट्स अगर आ भी रहे हैं किसी इंडस्ट्री में तो उसको वो सेटल कर सके। अमेंडमेंट्स एंड एप्लीकेबिलिटी, स्टेट अमेंडमेंट्स। स्टेट अमेंडमेंट्स क्या होती है, स्टेट अमेंडमेंट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे ऐसे तो ये एक सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, ट्रेड जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, ये एक सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ जो अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स है वो ला सकती हैं, ठीक है। थ्रेशहोल्ड्स फॉर एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज विद मोर देन 50 वर्कर्स फॉर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ हम आगे पढ़ेंगे, जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आती है क्या होती है, बट इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ। रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ होता है जब कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन को इंडस्ट्री से निकालता है, ठीक है, जिन तरीके से निकालता है वो ये तरीके होते हैं रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, ठीक है। ये बोल रहा है कि उन इंडस्ट्रीज़ पे अप्लाई होता है जहाँ पे 50 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। की टर्म्स आती है इंडस्ट्री एंड वर्कमैन, कोई भी ऐसी इन बिजनेस जिसमें ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, सिस्टमैटिक लेबर, मतलब इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी हम काम कर रहे हैं किसी जगह पे, एक जिसमें हम एक प्रोडक्टिव कुछ मतलब प्रोड्यूस करें, एक मैन्युफैक्चरिंग काम हम कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में जिसमें आपके एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स भी इंक्लूडेड हैं, उसको कहते हैं इंडस्ट्री। वर्कमैन होता है कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड हुआ है, एक्सक्लूडिंग मैनेजरियल और सुपरवाइजरी वर्क नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा इंसान जिसको एम्प्लॉय किया है वो होता है वर्कमैन, लेकिन मैनेजरियल और सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए। सेक्शन 2 जो होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं, तो वो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 2A। सेक्शन 2A के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है सेंट्रल, आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसका कंट्रोल स्टेट जिसका जो कंट्रोल है या जिसको जो ऑपरेट कर रही है वो स्टेट कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 2A के अंदर आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सिंपली यही मतलब है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट होगी या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इंडस्ट्री आती है सेक्शन 2J के अंडर। सेक्शन 2J का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर और सर्विस वेयर सिस्टमैटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इज कैरिड आउट, इंक्लूड्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा ट्रेड, मैन्युफैक्चर और सर्विस, मतलब
सिंपली इंडस्ट्री का मतलब ये होता है, आपको इसकी पहले तो सेक्शन याद रखनी है, सेक्शन 2J के अंडर आता है, ठीक है, सेक्शन 2J के अंडर आता है। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा बिजनेस या ट्रेड जिसमें हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड है और उसमें वर्कर्स भी इंक्लूडेड है। कोई एक सिस्टमैटिक वे में हम कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी चीज़ कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको कहते हैं इंडस्ट्री। ये या तो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर दोनों में हो सकती है। वर्कमैन की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री फॉर वेजेस एक्सक्लूडिंग मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरिंग एम्प्लॉयज मोर देन ₹10,000 पर मंथ इंक्लूड स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल टेक्निकल एंड क्लरिकल वर्क। इसमें क्या बोल रहा है, वर्कमैन कोई ऐसा बंदा होता है जिनको हमने इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो सैलरी नहीं लेता, वो वेजेस लेता है, मतलब दिहाड़ी पे उसको रखा होता है। वर्कमैन का अंडर से मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर वर्कमैन की डेफिनेशन ये है कि कोई ऐसा बंदा जो वेजेस ले रहा है लेकिन मैनेजरियल और सुपरवाइजरी वर्क उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करके कोई भी ऐसा बंदा या तो वो स्किल्ड कर रहा है या अनस्किल्ड या मैनुअल वर्क कर रहा है, क्लरिकल वर्क कर रहा है, या फिर टेक्निकल वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेजेस ले रहा है, उसको कहते हैं वर्कमैन। एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन G, एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वर्कमैन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉयर। ये क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर रहा है, मतलब कि अपनी कंपनी में हायर कर रहा है, ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर भी लेबर्स को हायर करते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है डिजीज्ड एम्प्लॉयर का। डिजीज्ड एम्प्लॉय मीन्स डेथ हो गई है, मतलब कोई बंदा था, कोई इंसान था जो कोई इंडस्ट्री चला रहा था, जो ऑनर था, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसका भाई हो सकता है, कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको वो देकर गया है। अब ये बोल रहा है अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री है तो अथॉरिटी अपॉइंटेड टू मैनेज द इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड द एम्प्लॉयर। अगर कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के केस में वो इंडस्ट्री मतलब जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी इंसान को कि वो क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा, उस इंडस्ट्री को मैनेज करेगा, उसको कहेंगे एम्प्लॉयर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट है, जो एक्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2K में दी गई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में है, लेकिन जो डिस्प्यूट है वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए या टर्मिनेशन होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन K के अंडर क्या बोलता है कि कोई भी डिस्प्यूट का मीन्स लड़ाई झगड़े, कोई भी डिस्प्यूट या तो वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में है या तो वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में है, लेकिन वो जो डिस्प्यूट है वो रिलेटेड होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के। ऐसा नहीं कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट से बाहर का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वो जो डिस्प्यूट होना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होना चाहिए, या तो टर्मिनेशन मीन्स उनको निकाल दिया काम से, ठीक है, बिना किसी रीज़न के, या कोई वैलिड रीज़न नहीं था, बिना वैलिड रीज़न के उनको जॉब से निकाल दिया। तो इन रीजन से जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन K। वेजेस आता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन RR। ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स पेएबल टू अ वर्कमैन इंक्लूडिंग अलाउंसेस एंड बोनसेस बट एक्सक्लूडिंग पेंशन एंड ट्रेवल अलाउंसेस, ठीक है, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो कोई भी मॉनेटरी मीन्स पैसे से जो भी पैसों का उनको जो बेनिफिट्स मिलता है वर्कमैन को, या तो वो अलाउंसेस या बोनस हो सकता है, लेकिन उसमें पेंशन और ट्रेवलिंग अलाउंसेस नहीं आता है। ये होती है वेजेस की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन RR। ले ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन K, temporary suspension of employment by the employer due to shortage of raw materials, breakdown of machinery or economic crisis। ले ऑफ अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन K। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन K के अंदर क्या आता है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन K के अंदर आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेकिन वहीं अगर अंडर सेक्शन 2 और K सबसेक्शन K वो आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्प्रेरी, जब कोई एम्प्लॉयर अपनी इंडस्ट्री को टेम्प्रेरी बंद कर रहा है, परमानेंट बंद नहीं होती है, इसमें टेम्प्रेरी बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स नहीं है, या तो उसकी जो मशीनरी थी वो टूट गई, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गया,
या तो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ भी हो सकता है, जैसे लॉकडाउन लग गया था वैसा हो सकता है, या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिनकी वजह से उनको बंद करनी पड़ रही है अपनी इंडस्ट्री, उसको कहते हैं ले ऑफ, ठीक है। टेम्पररी, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट बंद हो रही है, ठीक है, जब अपनी वो टेम्पररी अपनी एम्प्लॉयमेंट को सस्पेंड कर रहा है इन रीजंस की वजह से, उसको कहते हैं ले ऑफ्स। किसके अंडर आती है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ट्रिपल के। रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल ओ। परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट और वॉलंटरी रिटायरमेंट। जो ये होता है रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट आता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल ओ। रिट्रेंचमेंट बोलता है कि जब किसी वर्कमैन को परमानेंट निकाल दिया है, ठीक है, इंडस्ट्री से परमानेंट निकाल दिया इंडस्ट्री से, बट बिना वैलिड रीज़न के, लेकिन अगर उसको निकाला है किसी वैलिड रीज़न से, जैसे उसने मिसकंडक्ट उसने मिसकंडक्ट बिहेव किया था, या उसकी वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रही है, मतलब कि वो वॉलंटरी रिटायर हो रहा है उसका, जितना मतलब सपोज किसी इंडस्ट्री की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि हम अपनी कंपनी में 50 तक या 55, सपोज 55 तक हम अपने कंपनी में मतलब 55 ईयर्स तक हम उनको रख सकते हैं, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो अगर वैसी रिटायरमेंट हो रही है वॉलंटरी, मतलब कोई इंसान था वो 55 ईयर्स का हो गया तो उसकी वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रही है, उस केस में नहीं होगा। किस केस में होगा? जब उसको बिना किसी वैलिड रीज़न के कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, थ्रू मतलब उसको एम्प्लॉयर कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कहेंगे रिट्रेंचमेंट। स्ट्राइक आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू के अंडर। कलेक्शन stoppage of work by employees as a protest against employment condition। स्ट्राइक कौन करता है? स्ट्राइक, आप ये चीज़ याद रखना, स्ट्राइक इज अ वेपन ऑफ एम्प्लॉयज, इज अ वेपन ऑफ वर्कमैन, ठीक है। स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉयज या वर्कमैन करते हैं। स्ट्राइक आती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू के अंडर, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब होता है, स्ट्राइक होती है जब बहुत सारे मतलब जो कंपनी के लोग मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि कोई भी रीज़न से कि इकोनॉमिक कंडीशंस उनको अच्छी, मतलब उनको कंडीशन ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको टाइम पे वेजेस नहीं मिल रहे हैं, कोई भी कंडीशन जो है, ठीक है, अगर वो उनको नहीं प्रॉपर मिल रही है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर लेंगे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर, ठीक है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू के अंडर। लॉकआउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। लॉकआउट्स और ले ऑफ में क्या डिफरेंस है देखते हैं। एम्प्लॉयर इनिशिएट सस्पेंशन ऑफ वर्क टू रेजिस्ट वर्कमैन्स डिमांड। लॉकआउट का मतलब क्या होता है कि वो जो है, वो जो ले ऑफ होता है वो उसको मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है। क्यों बंद करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके पास मशीनरी की कमी हो, उसके पास रॉ मटेरियल्स नहीं थे, उसकी ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, मतलब मजबूरी में बंद कर रहा है, वो होती है ले ऑफ। किसके अंडर आती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ट्रिपल के। लेकिन जो ले आउट होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में आता है आपका लॉकआउट्स, ठीक है। लॉकआउट्स क्या होता है? जो एम्प्लॉयर है वो इसमें भी टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को, क्यों? ताकि वो जो है वर्कर्स की डिमांड को रेजिस्ट कर सके, मीन्स कि उनकी डिमांड ना माने, उनकी डिमांड को नहीं मानने के लिए वो क्या करता है? लॉकआउट कर देता है, अपनी जो इंडस्ट्री उसको बंद कर देता है ताकि वो वर्कर्स की डिमांड को ना माने, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस थी, जैसे स्टार्टिंग से अगर हम देखें, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, इंडस्ट्री सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, उसके बाद वर्कमैन सेक्शन 2 सबसेक्शन एस, एम्प्लॉयर सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2 सबसेक्शन के, वेजेस सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल आर, ले ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन ट्रिपल के, रिट्रेंचमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल ओ, स्ट्राइक सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू, लॉकआउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है कि इंडस्ट्री एज पर कौन से सेक्शन में इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री आ सकता है, वर्कमैन आ सकता है, वर्कमैन का सेक्शन आ सकता है, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। एक होती है जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक लीगल स्ट्राइक होती है, ठीक है। अ स्ट्राइक इफेक्टिव मल्टीपल इंडस्ट्री और लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स अक्रॉस सेक्टर्स, often political motivated और used for large scale labor demand। ओके, जनरल स्ट्राइक क्या होती है? जैसे कोई एक इंडस्ट्री सपोज वेजेस के लिए स्ट्राइक कर रही है कि हमारी वेजेस को इंक्रीज करो, अब वो इफेक्ट कर रही है बाकी इंडस्ट्रीज को भी, ठीक है। सपोज एक इंडस्ट्री ए थी, एक इंडस्ट्री बी थी,
जो ए इंडस्ट्री के वर्कर्स थे वो बोल रहे थे कि हमारी सैलरी या कोई भी आप रीज़न ले लो, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं ये प्रोवाइड करो, या सैलरी का रीज़न लेते हैं हमारी सैलरी इंक्रीज़ करो, तो वो स्ट्राइक पे उतर आते हैं। तो जो बी इंडस्ट्री के वर्कमैन थे वो उनसे मोटिवेट होके वो भी उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं उनकी स्ट्राइक को। तो इस स्ट्राइक को जनरली इसका दूसरा नेम भी होता है लीगल स्ट्राइक। ये लीगल स्ट्राइक होती है। स्टे इन स्ट्राइक या सिट डाउन स्ट्राइक, ये क्या होता है? वर्कर्स रिफ्यूज टू लीव द वर्क प्लेस बट स्टॉप वर्किंग, यूज टू प्रिवेंट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम हायरिंग रिप्लेसमेंट वर्कर्स। अब ये जो सिट डाउन स्ट्राइक है या इसको स्टे इन स्ट्राइक मीन स्ट्राइक पे है, वो क्या कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं प्रॉपर टाइमिंग पे, सुबह 10 बजे अगर उनकी टाइमिंग है, सुबह 10 बजे जा रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, बट वो वहाँ जाके सिर्फ बैठ रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जाके बैठ रहे हैं। और वो एम्प्लॉयर्स को हायर भी नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके वो उसको न्यू जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनको भी हायरिंग नहीं करने दे रहे हैं एम्प्लॉयर्स को। उसको कहते हैं स्टे इन स्ट्राइक या सिट डाउन स्ट्राइक, ठीक है। गो स्लो स्ट्राइक, गो स्लो स्ट्राइक स्टे इन स्ट्राइक की तरह ही होता है, बट उसमें क्या होता है, वो जा रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। इसमें भी वे जा रहे हैं काम भी कर रहे हैं, बट काम बहुत स्लो कर रहे हैं, मतलब इतना स्लो कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्टिविटी ना के बराबर हो रही है, ठीक है। वर्कर्स डेलिबरेटली स्लो डाउन प्रोडक्टिविटी वाइल कंटिन्यूइंग वर्क डज नॉट इन्वॉल्व कंप्लीट स्टॉपेज बट रिड्यूसेस एफिशिएंसी। मतलब वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और एफिशिएंसी भी इससे रिड्यूस हो रही है। मतलब उसमें क्या था, ऑफिस जा रहे थे बट वहाँ पे जाके सिर्फ बैठ रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो स्लो डाउन स्ट्राइक, गो स्लो स्ट्राइक है, ये जो गो स्लो स्ट्राइक है, इसमें ये काम पे जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट वो इतना स्लो करें कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है। हंगर स्ट्राइक, वर्कर्स रिफ्यूज टू ईट एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉयर पॉलिसी यूज टू गेन पब्लिक सिंपैथी। हंगर स्ट्राइक क्या करता है कि मतलब भूख हड़ताल पे आ जाते हैं, ठीक है, भूख हड़ताल पे आ जाते हैं ताकि किनके अगेंस्ट, जो एम्प्लॉयर की पॉलिसीज होते हैं उनके अगेंस्ट वो हंगर स्ट्राइक पे आ जाते हैं। वर्क टू रूल स्ट्राइक, एम्प्लॉयर्स स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रिड्यूस productivity. Workers avoid overtime, extra responsibilities and efficiency. मतलब कि स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स हैं। इसमें क्या होता है, वर्क टू रूल स्ट्राइक, मतलब ये वर्क भी फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, बट ये कोई न्यू टेक्निक्स, जैसे होता है ना, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, हम मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा काम करते हैं जिसमें टाइम कम लगे, बट मतलब स्मार्ट वर्क। तो इसमें क्या हो रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब वही अपनी डेली रूटीन कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हैं, बट कोई एफिशिएंट मतलब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी, वही पुरानी टेक्निक्स को यूज़ कर करके वही चीज़ वो कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स ओवर टाइम नहीं कर रहे हैं, मीन्स मतलब जितना उनका अगर 10 से 6 है तो 10 से 6 ही कर रहे हैं, कुछ ओवर टाइम नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। Wildcat strike, a strike without union approval or legal notice, often sudden or unplanned. अगर मैं बोलूँ इलीगल स्ट्राइक, वाइल्ड स्ट्राइक इज अ काइंड ऑफ इलीगल स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक की कुछ कंडीशंस होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ता है पूरा, आगे डिटेल में उस चीज़ को पढ़ना। बट अगर उन प्रोसीजर को बिना फॉलो किए अगर ये जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ठीक है, और विदाउट यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस का भी पूरा एक टॉपिक है, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेड यूनियंस इन शॉर्ट में बता देती हूँ। ट्रेड यूनियन क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उन्हीं के बीच में सेलेक्ट करते हैं ट्रेड यूनियन को, और ट्रेड यूनियन क्या करता है, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी इश्यूज़ होते हैं एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के, वो सारे इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयर के पास जाके, ठीक है। तो यही चीज़ है, अ स्ट्राइक विदाउट यूनियन, मतलब अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है यूनियन के बिना, ठीक है, और लीगल नोटिस दिए बिना, तो इसको कहते हैं वाइल्डकैट स्ट्राइक, ठीक है। ऑफन सडन, या तो ये जकदम होती है या तो अनप्लान्ड होती है। इकोनॉमिक स्ट्राइक, वर्कर्स डिमांड बेटर वेजेस, बोनसेस, अलाउंसेस और वर्किंग कंडीशन, द मोस्ट कॉमन। तो इकोनॉमिक स्ट्राइक मतलब वेजेस के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस के लिए, अलाउंसेस के लिए, तो ये कॉमन स्ट्राइक होती है, मतलब मोस्ट कॉमन स्ट्राइक में बेसिक जो स्ट्राइक होती है वो इकोनॉमिक स्ट्राइक ही होती है। सिंपैथी स्ट्राइक, वर्कर्स स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ अदर वर्कर्स ऑन इंडस्ट्री, इफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स स्ट्राइक टू सपोर्ट फैक्ट्री वर्कर्स। जैसे ये बोल रहा है कि सिंपैथी से ही पता चल रहा है कि एक इंडस्ट्री अगर स्ट्राइक कर रही है तो दूसरी इंडस्ट्री उसको सिंपैथी देने के लिए उसको ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। लाइटनिंग स्ट्राइक, क्विकी स्ट्राइक इसको कहते हैं, अ सडन अनअनाउंस्ड स्ट्राइक विदाउट प्रायर नोटिस। ये भी एक टाइप की आप वाइल्डकैट स्ट्राइक की तरह ही बोल सकते हो कि मतलब सीधा वो स्ट्राइक पे आ गया बिना कोई लीगल नोटिस दिए, उन्होंने क्या कर दिया, वर्कर्स ने सीधा स्ट्राइक कर दिया, ठीक है।
उसके बाद होता है यूज टू सरप्राइज द एम्प्लॉयर. पॉलिटिकल स्ट्राइक, वर्कर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज रादर देन इंडस्ट्रियल इश्यूज. मतलब पॉलिटिकल स्ट्राइक होती है कि इंडस्ट्रियल इश्यूज क्या होंगे कि उनके एम्प्लॉयर के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है. बट ये जो पॉलिटिकल स्ट्राइक है इसमें वैसा कुछ नहीं होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनको गवर्नमेंट ने जो वर्कर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई होती है अलग अलग, जैसे वो हमें आगे वो भी टॉपिक है कि ईपीएफ में कितना होता है, ईएसआई में कितना मिलता है, 15,000 अबव कुछ सैलरी होती है तो 12% पीएफ वगैरह, वो सब डिटेल में आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें. तो कुछ वैसी पॉलिसीज़ जो वर्कर्स के लिए है, उन पॉलिसीज़ को लेके जब इनका डिस्प्यूट होता है वर्कर्स का, उसको कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्राइक. अब लीगल वर्सेस इलीगल स्ट्राइक क्या होती है? follows proper procedures such as prior notice period under section 22 for public utility services, violates laws happen during conciliation proceedings or go against court's orders. लीगल स्ट्राइक्स होती है जिसमें हम प्रॉपर नोटिस पीरियड भी दे रहे हैं, सब कुछ जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करके स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट इज़ लीगल स्ट्राइक. बट अगर इन चीज़ों को बिना फॉलो किए लॉ के अगेंस्ट आके हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो थी इलीगल स्ट्राइक. एक टर्म आती है घेराव, ये एग्जाम में भी आई हुई है. घेराव, घेराव से ही पता चल रहा है घेरा, ठीक है, घेरा कर लिया. इसमें क्या होता है कि एक बार पढ़ लेते हैं. इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वेयर वर्कर्स और ट्रेड यूनियन मेंबर्स सराउंड, ब्लॉक देयर एम्प्लॉयर, मैनेजर और मैनेजमेंट स्टाफ, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम लीविंग और एंटरिंग अ प्लेस अंटिल देयर डिमांड्स आर हर्ड. इसमें क्या बोल रहा है कि घेराव एक ऐसा टाइप का प्रोटेस्ट होता है. क्या होता है इसमें कि हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे वर्कर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपनी डिमांड्स कोई भी रिलेटेड जो हमें ऊपर जितनी भी हमने स्ट्राइक्स पढ़ी, जितने भी हमने प्रोटेस्ट पढ़े, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स में जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, कोई भी उनकी डिमांड के लिए वो क्या करते हैं, अगर उनको अपनी डिमांड बनवानी है एम्प्लॉयर्स को, वो क्या करते हैं, अगर तो आपके जो भी मैनेजमेंट स्टाफ है, एम्प्लॉयर है, मैनेजर्स हैं, अगर तो वो अंदर हैं तो उनको बाहर नहीं आने देंगे, अगर तो वो बाहर है उनको अंदर नहीं आने देंगे. मतलब उनको एक घेरा सा उनको सराउंड कर देंगे, ठीक है, उनको ब्लॉक कर देंगे. अगर बाहर है तो अंदर नहीं आने देना, अंदर है तो बाहर नहीं जाने देंगे, उनको काम नहीं करने देते हैं. तो इसको कहते हैं घेराव, ठीक है, हिंदी वर्ड में टू सराउंड. अभी आता है प्रोसीजर्स फॉर स्ट्राइक, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23. अब जैसे हमने पढ़ा था कि इलीगल और इलीगल में हमने पढ़ा कि प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा तो लीगल स्ट्राइक, नहीं फॉलो करेगा तो इलीगल स्ट्राइक. वो प्रोसीजर्स क्या है वो देखते हैं. स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पोस्टल सर्विसेज, ये सब जो होती है ये होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. और ये जो स्ट्राइक अंडर सेक्शन 22 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर आती है, ये 22 एंड 23. 23 होती है नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अदर देन दीज रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब क्या होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. और इसके अलावा नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सेक्शन 23. याद रखना, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर सेक्शन 22, नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर सेक्शन 23. अब स्ट्राइक्स का प्रोसीजर क्या होता है? गिव अ 14 डे प्रायर नोटिस टू द एम्प्लॉयर. इसको क्या करना पड़ता है, अगर तो इसको स्ट्राइक करनी है, स्ट्राइक करने से पहले इसको एम्प्लॉयर को 14 दिन का नोटिस, मतलब 14 दिन का नोटिस पीरियड इसको देना पड़ेगा. जैसे इसको सपोज करो इसको स्ट्राइक करनी है, ये आज सोचा मैंने स्ट्राइक करनी है, ठीक है, इन्होंने पूरा अपना यूनियन बिठा लिया है, मैं पूरे वर्कर्स बैठ के डिसाइड कर चुके हैं कि हमने स्ट्राइक करनी है. अब क्या करेंगे, ये आज इन्होंने डिसाइड किया है, ये 14 डेज़ का नोटिस पीरियड डाल देंगे. ये क्यों डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है ताकि नोटिस पीरियड विद इन 14 डेज ही जो एम्प्लॉयर है वो उनकी डिमांड्स को, या तो वो रेडी हो जाए, ठीक है, प्रिपेयर हो जाए स्ट्राइक के लिए कि स्ट्राइक होने वाली है इसलिए, या तो वो उन 14 डेज़ के अंदर उनकी जो डिमांड है उसको पूरा कर दे, तो आगे स्ट्राइक हो ही ना, ठीक है. 14 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है. नॉट गो ऑन स्ट्राइक विद इन 7 days आफ्टर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड. कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स क्या होती है, ये सारे एक अलग अलग मतलब सेक्शन के अंडर ये भी डेफिनेशंस आती हैं, इसको भी डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, बट ऐसे इन शॉर्ट में बता देती हूँ. कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती है जैसे इनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, कोई पहले से इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था. कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जब इनकी सपोज किसी चीज़ को लेकर इनका डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी चीज़ आप ले लो, वेजेस को लेकर, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर इनका डिस्प्यूट चल रहा था, वो रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ है, उसको हफ्ता भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो हफ्ते के अंदर अंदर वो दूसरे के लिए स्ट्राइक का नोटिस नहीं भेज सकते जब तक कि उस, मतलब इन्होंने बोला है ना विद इन 7 days, 7 days के अंदर अंदर
वो दूसरे स्ट्राइक का नोटिस पीरियड नहीं भेज सकते जब वो 7 डेज का मतलब सपोज 8, 9, 10, 11 या मंथ हो जाए, 2 मंथ्स हो जाए, तो उसके बाद वो कोई किसी और रीज़न की वजह से स्ट्राइक का नोटिस पीरियड उसको दे सकता है। बट उन 7 डेज मतलब उनका रिसेंटली कोई डिस्प्यूट, अभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स उनकी ख़त्म हुई है, उसके बीच में वो दोबारा 7 डेज के अंदर अंदर ही दूसरी स्ट्राइक का नोटिस डाल रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो इसमें उनकी स्ट्राइक को नहीं माना जाएगा। नॉट स्ट्राइक ड्यूरिंग ऑनगोइंग कंसिलिएशन प्रोसीजर, उसमें था कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अगर 7 डेज के अंदर विदिन 7 डेज अगर खत्म हुई है तो तब नहीं कर सकते। इसमें कोई चल रही है, अगर ऑलरेडी कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है, उनकी कोई ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है उनके बीच में, तो तभी भी वो क्या करेंगे, तभी भी उनकी स्ट्राइक जो है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। नॉट स्ट्राइक ड्यूरिंग एन एक्टिव सेटलमेंट और एग्रीमेंट पीरियड, अगर तो ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, ठीक है, उनकी वही चीज़ की उनका एक्टिव कोई अभी भी उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, एक्टिव सेटलमेंट, ठीक है, कोई अभी उनके बीच में सेटलमेंट हुई है या उनके बीच में कोई एग्रीमेंट पीरियड हो रहा है, अगर वो अभी भी चल रहा है तो तभी भी इनकी स्ट्राइक मानी नहीं जाएगी। ये होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर सेक्शन 22। स्ट्राइक्स इन नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर सेक्शन 23, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग इन ऑन गोइंग कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन प्रोसेस। कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन प्रोसेस तो वही सेम है, कंसिलिएशन का मतलब वही होता है कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आर्बिट्रेशन प्रोसेस भी होता है, मतलब ये बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाइंडिंग होता है कि बाइंडिंग की कंसिलिएशन वो होती है जिसमें अगर उन्होंने जो डिसीजन ले लिया, चाहे वो उसको फॉलो करे या ना करे, कौन एम्प्लॉय या वर्कमैन उसको फॉलो करे या ना करे, अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया तो वो दोनों को मानना पड़ेगा। लेकिन जो अनबाइंडिंग होता है, अनबाइंडिंग एक एडवाइजरी टाइप का होता है, मीन्स कि वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है, बाकी मानना ना मानना वो एम्प्लॉयर और वर्कर्स के हाथ में होता है, तो वो अनबाइंडिंग होता है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कोई कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, उस केस में भी ये क्या होता है, स्ट्राइक्स को नहीं माना जा सकता। ठीक है, उनकी स्ट्राइक को नहीं माना जा सकता। ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ अ सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट और एग्रीमेंट, ऊपर जो सेम पॉइंट था कि अगर उनके बीच में कोई सेटलमेंट चल रहा है, एक्टिव सेटलमेंट चल रहा है या कोई एक्टिव एग्रीमेंट अभी उनके बीच में चल रहा है, तो तभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। इफ द इशू इज ऑलरेडी अंडर डिस्प्यूट बिफोर ट्रिब्यूनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट भी डिटेल में आगे आना है अभी, तो मतलब ये भी लेबर कोर्ट होता है जहाँ भी इनके डिस्प्यूट्स को लेके जाया जाता है। ठीक है। अगर कोई इशू ऑलरेडी डिस्प्यूट में है ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल या कोर्ट के पास, तभी भी स्ट्राइक को नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पावर्स टू इंटरवीन, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 10A हमने पढ़ा कि स्ट्राइक अंडर सेक्शन 22 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, 23 नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। लेकिन गवर्नमेंट के क्या अपने तरीके होते हैं, अपनी पावर्स होती है। ठीक है, वो आती है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 10A के अंडर। द गवर्नमेंट कैन रेफर डिस्प्यूट to a labor court or tribunal to prevent prolonged strikes or lockouts. ठीक है। Compulsory arbitration may be enforced if the strike or lockouts affects essential services. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की क्या पावर होते हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को मतलब प्रिवेंट करने के लिए, ये आती है सेक्शन, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को स्ट्राइक्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट के क्या कौन से सेक्शन के अंडर आता है, तो वो सेक्शन 10 एंड सेक्शन 10A के अंडर आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर तो डिस्प्यूट, ठीक है, पहले आपकी कुछ आती है, एक आता है आपका वर्क कमेटी आती है, ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर्स आते हैं, ये भी आएंगे आगे, तो वो आते हैं। अगर तो वहाँ पे डिस्प्यूट हैंडल नहीं हो रहा है तो डिस्प्यूट चला जाता है ट्रिब्यूनल या कोर्ट में, तो ये जो गवर्नमेंट है ये इन डिस्प्यूट को वहाँ पे भेज देती है। ठीक है, लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स में भेज देती है। काफ़ी टाइम से अगर नहीं सॉल्यूशन निकल रहा है कोई, तो वो वहाँ पे भेज देती है। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन क्या होता है, अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ डिस्प्यूट सॉल्व नहीं अगर जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, पहली वर्क कमेटी या कंसिलिएशन ऑफिसर्स, वो सब इनका डिस्प्यूट नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो एक आर्बिट्रेशन कमेटी बिठाई जाती है। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मतलब दोनों की सुनता है, लेकिन अपना जब डिसीजन दे देता है, इसका बाइंडिंग डिसीजन होता है और वो दोनों को फॉलो करना पड़ता है। बट गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इतने टाइम से जो स्ट्राइक चल रही आती है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को नुकसान दे रही होती है। ठीक है, उनको जैसे रेलवे में बंद की हुई है, ठीक है, रेलवेज बंद की हुई हैं,
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो जो लोकल पब्लिक है उनको दिक्कत आ रही होती है। उस केस में जो गवर्नमेंट है वो ये करती है कि वो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो करती है। अब आते हैं सेक्शन 2A, डील्स विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटेड टू टर्मिनेशन, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ वर्कर्स। हमने पढ़ा था सेक्शन 2 और स्मॉल a। जब स्मॉल a आता है वो होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन a आता है, ठीक है, लेकिन सेक्शन 2A अगर कैपिटल A आता है तो वो किससे डील करता है? टर्मिनेशन से, डिसमिसल से, रिट्रेंचमेंट से, डिस्चार्ज ऑफ वर्कर्स से। ठीक है, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। इफ द वर्कर्स इज डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंच्ड और otherwise terminated by the employer, it will be considered an industrial dispute। अगर कोई भी वर्कर को, इन शॉर्ट में बोलती हूँ, किसी भी वर्कर को इंडस्ट्री से निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर तो उसने मिसकंडक्ट किया है, उस केस में अगर निकाला है तो उसको उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा, उसको टर्मिनेशन नहीं माना जाएगा एम्प्लॉयर का। ठीक है, अदर देन दैट, अगर इन रीजंस के अलावा कोई और रीज़न होगा जो वैलिड नहीं होगा, उस केस में वो माना जाएगा, उसमें वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। इवन इफ अदर वर्कर्स और द ट्रेड यूनियन डू नॉट सपोर्ट द डिस्प्यूट, इट विल बी स्टिल बी थ्रेटेड, it will still be treated as an industrial dispute। अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसको अगर कोई वर्कर है, ठीक है, उसको इंडस्ट्री से निकाल दिया है, कोई रीज़न नहीं था, फालतू में निकाल दिया, और उसको ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो अकेला है, तो उसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। The affected worker can strictly approach the labor court or industrial tribunal if the dispute is not resolved through conciliation। जो वर्कर है, जो इफेक्टेड वर्कर है, जिसको निकाला गया है, अगर तो हाँ, उसका मतलब ये राइट है कि वो सीधा कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है अपने इशू को लेकर। ठीक है, अगर कंसिलिएशन में रिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, Why Section 2A introduced? Earlier, any collective dispute including multiple workers were considered industrial dispute. If individual workers were terminated, they need union support to raise a dispute. After Section 2A added, a single worker termination was recognized as an industrial dispute. अब ये Section 2A, अगर कैपिटल A आता है ना, कैपिटल A का मीन्स होता है अमेंडमेंट लाई गई है। ठीक है, एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाई गई है। इसमें याद रखना ध्यान से कि अगर Section 2 सबसेक्शन स्मॉल a आएगा तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, Section 2 सबसेक्शन स्मॉल a अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर Section 2 अगर मतलब कैपिटल A आता है तो वो डील करता है डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, अब ये सेक्शन को लाया क्यों गया था? पहले क्या होता था, अगर किसी इंडिविजुअल वर्कर को निकाल दिया है किसी, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट अ वैलिड रीज़न उसको निकाल दिया है इंडस्ट्री से, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अकेला बोल रहा है, अकेला अपने लिए बोल रहा है कि मुझे निकाल दिया गया है, मतलब मेरे को कोर्ट में जाना है या ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं इंक्लूड किया जाता था। लेकिन इस सेक्शन को इसलिए लाया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल वर्कर सफ़र ना करे, इसलिए ये अमेंडमेंट लाई गई थी। सेक्शन 2A अमेंडमेंट लाई गई थी। अमेंडमेंट्स एंड राइट्स अंडर Section 2A। अब ये जो अमेंडमेंट थी ये लाई कब गई थी? 2010 अमेंडमेंट अलाउड वर्कर्स टू डायरेक्टली अप्रोच द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल विद इन 3 years इफ कंसिलिएशन फेल्स। कंसिलिएशन, ये जो सारी वर्क कमेटी कंसिलिएशन ऑफिसर होते हैं, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये बोल रहा है अगर कंसिलिएशन फेल होती है, 2010 अमेंडमेंट की जो 2A लाई गई थी, ये लाई गई थी ताकि जो वर्कर है वो डायरेक्टली जा सके लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को विद इन 3 years। 3 years के अंदर जब कंसिलिएशन फेल्स होती है। कंसिलिएशन क्या होती है डिटेल में आगे अच्छे से समझेंगे। गिव प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल वर्कर्स फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल। अनफेयर डिसमिसल अगर उसको मतलब इलीगल तरीके, मतलब उसको जस्टिस नहीं दिया है, ठीक है, इनजस्टिस तरीके से उसको अगर इंडस्ट्री से निकाल दिया गया है, तो इसलिए उस चीज़ से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई थी। जैसे एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री वर्कर्स इज फायर्ड विदाउट अ वैलिड रीजन। अर्लियर दे नीड ट्रेड यूनियन टू रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नाउ आफ्टर 2A द वर्कर alone can file a case।
कोई फैक्ट्री का वर्कर था, ठीक है, उसको इंडस्ट्री से निकाल दिया विदाउट अ वैलिड रीज़न, कोई वैलिड रीज़न नहीं था, उसको ऐसे ही निकाल दिया इंडस्ट्री से। पहले क्या होता था, उसको ट्रेड यूनियन की सपोर्ट चाहिए होती थी, बट जब ये जो इंडस्ट्रियल जब ये अमेंडमेंट आई, 2A अमेंडमेंट आई, तो वो अकेला जाकर भी जो है अपना जो डिस्प्यूट है वो रेज कर सकता है, ठीक है। अब अथॉरिटीज़ फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ पे आती है आपके कंसिलिएशन ऑफिसर्स वर्क कमेटी, ठीक है। अथॉरिटीज़ जो होती हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कौन सी होती है, सबसे पहले आती है वर्क कमेटी, सेक्शन 3 वर्क कमेटी, सेक्शन 4 कंसिलिएशन ऑफिसर, सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, सेक्शन 6 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 7 लेबर कोड, सेक्शन 7A इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7B नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 3 वर्क कमेटी mandates the formation of work committee in large establishment, 100 or more workers, to facilitate dialogues and resolve dispute internally. However, it has limited authority and primarily serves a conciliation role than empowering binding resolutions. Binding resolutions मैंने बताया था क्या होता है कि अगर रेजोल्यूशन को बाइंड कर दिया है तो वो दोनों को मानना पड़ता है, लेकिन ये अनबाइंडिंग होता है, ये जो वर्क कमेटी होती है अनबाइंडिंग होता है। इसमें क्या होता है कि अभी जस्ट पता चला है कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, तो लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मोर देन 100 और मोर वर्कर्स होंगे उस केस में, ठीक है, वर्क कमेटी क्या करती है, उनको बिठाती है, वर्कर को और एम्प्लॉयर को बिठाती है, सेक्शन 3 के अंदर आता है, ठीक है, वर्कर को एम्प्लॉयर को बिठाती है, उनको बिठाकर उनका पूछती है कि क्या मतलब क्या रीज़न है, किस वजह से डिस्प्यूट आ रहा है आप दोनों के बीच में, और उनको इंटरनली मैटर में रिजॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि ये जो डिस्प्यूट है वो आगे ना बढ़े, आगे वाले डिपार्टमेंट में ना जाए, यहीं पे रिजॉल्व हो जाए। ये होती है वर्क कमेटी जो सेक्शन 3 के अंदर आती है। लेकिन अगर यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुआ, बातचीत करने से चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई, तो सेक्शन 4 में आता है कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें आती है, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स एप्लीकेबल ओनली व्हेन गवर्नमेंट डायरेक्ट्स इट्स फाउंडेशन, नॉट इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वेजेस, रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक्स, ठीक है। अब ये जो होता है सेक्शन 3 के अंदर वर्क कमेटी तभी एप्लीकेबल होती है जब गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देती है कि हाँ तुम वर्क कमेटी बनाओ। बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के इसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के, अगर वहाँ से 2 हैं तो उनके भी 2 होने चाहिए, 3 है तो 3 होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए दोनों का। अब इसमें स्ट्राइक्स रिट्रेंचमेंट्स के इश्यूज नहीं आते हैं, बाकी कोई छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो आते हैं। स्ट्राइक रिट्रेंचमेंट्स के इश्यूज बाद में आते हैं, वर्क कमेटी में नहीं आते हैं। नॉट लीगली बाइंडिंग डिसीजंस नहीं होते हैं। नॉट अ सब्सटीट्यूट इंडिविजुअल ट्रिब्यूनल और लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सब्सटीट्यूट ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल एंड, हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का ये सब्सटीट्यूट मतलब उसका ये पार्ट नहीं है, ना तो ये लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। एनी एस्टेब्लिशमेंट नॉट कंप्लाइंग दिस पेनल्टी विल बी चार्ज। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर इसको अप्लाई नहीं कर रही है वर्क कमेटी को तो पेनल्टी उसमें चार्ज होती है। तो सिंपली वर्क कमेटी ये होती है कि इंटरनली रेजोल्यूशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए, वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों का इक्वल होना चाहिए। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही इसकी फॉर्मेशन होती है। बाइंडिंग डिसीजंस नहीं होते, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट इसको फॉलो नहीं करती है तो उसको पेनल्टी लगती है। कंसिलिएशन ऑफिसर ये भी सेंट्रल या स्टेट होता है, जो ये वर्क कमेटी होती है ये भी सेंट्रल या स्टेट ही होती है, ठीक है। कंसिलिएशन ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट। सेक्शन 4 गवर्नमेंट अपॉइंट कंसिलिएशन ऑफिसर्स टू मीडिएट एंड रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। दिस रूल इज टू प्रिवेंट डिस्प्यूट फ्रॉम एक्सकेलेटिंग इनटू स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। गवर्नमेंट मतलब इसको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल स्टेट कोई भी, ठीक है। सेंट्रल में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में है तो जैसे अगर रेलवे में हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन वही अगर कोई स्टेट की कोई जैसे आपके जो स्टेट कंपनीज होती है जैसे JK बैंक हो गया, ठीक है, जैसे स्टेट की जो होती हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी, किसको, कंसिलिएशन ऑफिसर को। ये क्या करता है, ये इसका रोल होता है प्रिवेंट करना डिस्प्यूट को, मतलब कि इस डिस्प्यूट को प्रिवेंट करना कि वो जो डिस्प्यूट है वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स तक ना पहुंच जाए, ठीक है, वहाँ तक ना पहुंचे। इसलिए इस डिस्प्यूट ये क्या करते हैं, डिस्प्यूट को वहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट, कैन बी अपॉइंटेड परमानेंटली और फॉर अ स्पेसिफिक डिस्प्यूट। यहाँ तो इसको परमानेंटली अपॉइंट करेंगे, या कोई स्पेसिफिक डिस्प्यूट होगा उसके लिए इसको अपॉइंट किया जाएगा। टू हेल्प इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू mediation, they investigate issues, discussions and submit reports, but their decisions are not legally binding. Their role is crucial in preventing labor unrest before it escalates. ये मतलब सिंपली इसमें क्या होता है कि ये काम कर, इनको अपॉइंट, पहले तो अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट करती है। दूसरा सिंपली इनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते, इनके भी अनबाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, एंड ये कोशिश करती है बात करने की, मीडिएट करने की, नेगोशिएट करने की, किनसे, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के, ताकि इशू को रिजॉल्व किया जाए, जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए और वो आगे जाकर बढ़े ना, और सेंट्रल और आगे जाके बढ़कर वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, सेक्शन 3 में कौन थी, वर्क कमेटी। सेक्शन 4 में थी कंसिलिएशन ऑफिसर। सेक्शन 5 में आती है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म्स बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स व्हेन द कंसिलिएशन ऑफिसर फेल्स। अब क्या होता है, पहले वर्क कमेटी फेल हुई तो कंसिलिएशन ऑफिसर्स, अब कंसिलिएशन ऑफिसर भी फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन आती है। It aims to settle disputes amicably and prevent strikes or lockouts. इसका भी सेम है, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को प्रिवेंट करने के लिए amicably मीन्स फ्रेंडली वे में, ठीक है, फ्रेंडली वे में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि जो उनका डिस्प्यूट है वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स तक ना चला जाए। कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। अब उसमें क्या था, उसमें हमें नहीं बताया कि उसमें चेयरमैन था, उसमें सिंपली बोला कि उसको अपॉइंट करता है कंसिलिएशन ऑफिसर को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी वर्क कमेटी को भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन यहाँ पे एक चेयरमैन होता है और 2 और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, और वो जो 2 और 3 अदर मेंबर्स होते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। ठीक है, non-binding its reports can impact further legal or tribunal actions, helps prevent labor unrest by encouraging peaceful resolutions. इसमें भी क्या होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, इनके रिपोर्ट्स को फिर फर्दर मतलब इनके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं क्योंकि इशू तो रिजॉल्व नहीं हुआ, और वो फर्दर लीगल और ट्रिब्यूनल एक्शंस में जा सकते हैं क्योंकि आगे जो आती हैं वो लीगल एक्शंस में, बाइंडिंग एक्शंस में आती है। ठीक है, यहाँ तक जो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस तक थे, वर्क कमेटी हो गई, उसके बाद कंसिलिएशन ऑफिसर्स हो गए सेक्शन 4, सेक्शन 5 के अंदर आ गया बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। इनके डिसीजंस अनबाइंडिंग होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बातचीत कर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो फर्दर आगे जाएगा, लीगल और ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में जाएगा। ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को जाएगी और गवर्नमेंट उसको लीगल ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में भेजती है। और ये भी क्या करता है, रेजोल्यूशन को पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करता है ताकि इंडस्ट्री में पीस मेंटेन रहे। सेक्शन 6 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करती है। इस फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट को करती है फॉर्म। ठीक है, डज नॉट रिजॉल्व डिस्प्यूट बट हेल्प्स इन फैक्ट फाइंडिंग अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या करती है, ये बातचीत नहीं करती है, जाकर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करती है। ये बस क्या करती है, उसने देखा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, उसने फैक्ट्स लिखे क्योंकि क्या क्या इशू आ रहा है, क्या क्या मतलब एम्प्लॉयर की लिखती है, वर्कर्स की लिखती है, ठीक है, दोनों की लिखती है, फैक्चुअल डाटा को, इन शॉर्ट फैक्चुअल डाटा को कलेक्ट करती है। ठीक है, रिपोर्ट बनाती है उसकी। हैव 1 और मोर मेंबर्स विद 1 मेंबर एज द चेयरमैन। जैसे बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में एक चेयरमैन था और कौन थे, 2 और 4 अदर मेंबर्स थे। यहाँ पे 1 या 1 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। ठीक है, चेयरमैन होता है। एग्जामिन एविडेंस एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब बोल रहे ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के जो एविडेंसेस हैं, कि एविडेंस भी तो होना चाहिए ना कि क्यों है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इसके एविडेंस को कलेक्ट करता है और फैक्ट्स को जो भी कलेक्ट करके उनकी एक रिपोर्ट रेडी करता है। कंडक्ट्स इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट। सबमिट्स, मतलब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मीन्स कि इंडिपेंडेंटली जाके सबसे पूछता है, ठीक है, कि क्या इशू है, एम्प्लॉयर के पास भी जाता है और वर्कर्स के पास भी जाता है, और फिर जो उनके जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इंडिविजुअली जाके जो भी वो बोल रहे हैं उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है फैक्चुअल डाटा को रिकॉर्ड करना। द रिपोर्ट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स, डज नॉट गिव बाइंडिंग डिसीजंस बट इन्फ्लुएंसेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये भी बाइंडिंग डिसीजन नहीं देता है बट ये इसकी वजह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब
जो आगे आते हैं ना, जैसे लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये आपको बाइंडिंग डिसीजंस देते हैं। अब यहाँ तक एक बार फिर से इन शॉर्ट में बता देती हूँ। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, ये जो होते हैं ये अथॉरिटीज़ होती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। सेक्शन 3 में आती है वर्क कमेटी। वर्क कमेटी का सिंपली काम होता है, अपॉइंट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसका सिंपली काम क्या होता है कि ये इंटरनली इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है कि इशू आगे ना बढ़े, ठीक है। स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को छोड़कर बाकी सारे इसमें इश्यूज आ जाते हैं और बाइंडिंग नहीं होता है। वर्क कमेटी हो गई। कंसिलिएशन ऑफिसर सेक्शन 4 में आता है। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करता है? ये भी अनबाइंडिंग होता है, ये भी बातचीत करने की कोशिश करता है, बातचीत करने से इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है कि इशू, एक कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने पढ़ा था सेक्शन 2 और स्मॉल ए सबसेक्शन ए, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका काम क्या होता है कंसिलिएशन ऑफिसर का? कि ये कोशिश करती है कि हम बात करें, दोनों के जो भी इश्यूज हैं उनको सुने और इशू आगे ना बढ़े स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स में, उसके लिए ये काम करती है। अब यहाँ पे इशू सॉल्व नहीं होता तो सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5 के अंदर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, वहाँ पर इशू जाता है। वहाँ पे भी एक चेयरमैन होता है और 2 या 4 अदर मेंबर्स होते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। ये याद रखना कि इसको भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें भी एमिकेबली जो इनका इशू है फ्रेंडली वे में उनके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता तो फिर वो आगे चला जाता है। फिर आता है सेक्शन 6, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये फैक्चुअल डाटा कलेक्ट करता है, इंडिविजुअली बात करके उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके एक डाटा को कलेक्ट करता है, वो गवर्नमेंट को देता है, फिर वो फर्दर आगे चला जाता है। ये था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 में, आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट भी सेंट्रल या स्टेट अपॉइंट करती है। इस फॉर्म टू एजुडिकेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द industry workers, deals with matters like dismissal, reinstatement or unfair labor practices. Appointed by appropriate government, single judge headed by presiding officer. Presiding officer must have at least 7 years of judicial experience, hears and decides disputes related to workers rights, investigate cases of unfair dismissal, wage issues and disciplinary actions, gives legal binding decisions, help in ensuring justice for individual workers and prevents। इन शॉर्ट में बताती हूँ। लेबर कोर्ट अपॉइंट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेबर कोर्ट का काम क्या होता है? इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंडीशन याद रखना कि उसको मस्ट हैव एक्सपीरियंस, मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस, जुडिशियल एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। मतलब कोर्ट कचहरी का जो एक्सपीरियंस है उसको होना चाहिए 7 साल का, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिठाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें बिठाता है और वो बाइंडिंग डिसीजन देता है। यहाँ अनबाइंडिंग नहीं होता है। लेबर कोर्ट क्या करता है? बाइंडिंग डिसीजन देता है, दोनों की चीज़ें सुनता है बट अपना एक डिसीजन दे देता है जो कि बाइंडिंग डिसीजन होता है, ठीक है। तो सेक्शन 7 के अंडर आता है लेबर कोर्ट। अब जो सेक्शन 7, सेक्शन 7A एंड B, ये तीनों जो है बाइंडिंग डिसीजन है। इससे पहले 3, 4, 5 एंड 6 ये थे अनबाइंडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? बाइंडिंग डिसीजन होते हैं। मतलब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाइंड होगा और वो दोनों को मानना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये भी सेंट्रल या स्टेट करती है। एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फॉर अ लार्ज स्केल। अब हाँ, ये जो सारे हमने पढ़े ना कंसिलिएशन ऑफिसर्स, ये उस इंडस्ट्री पे लागू होता है जहाँ पे वर्कर्स 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। उससे कम में ये अप्लाई नहीं होती है, ये अथॉरिटीज़ नहीं आती हैं। एस्टेब्लिशेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फॉर अ लार्ज स्केल डिस्प्यूट, wages, bonus, working condition, retrenchment and strike lockouts. It is headed by a qualified judge. Presiding officer must be high court judge or have at least 3 years of judicial experience, has wider power than labor court and its decisions are legally binding. इसके भी legally binding होते हैं। इसमें भी एक वैसे उसमें presiding officer था, इसमें कौन होता है? इसमें qualified judge होता है, ठीक है। qualified judge को या तो वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है, या तो 3 साल का जुडिशियली एक्सपीरियंस होना चाहिए, जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ तो हाई कोर्ट का जज या 3 साल का जुडिशियल एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, वो यहाँ पे इसको हेड करता है। और इसका भी डिसीजन क्या होता है? बाइंडिंग डिसीजन होता है। मतलब ये जो डिसीजन लेगा इसको फॉलो करना पड़ेगा, किनको? एम्प्लॉयर और वर्कर्स को। सेक्शन 7 भी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है। क्यों? पढ़ते हैं।
is formed to handle industrial dispute of national importance or disputes affecting multiple states. जो भी डिस्प्यूट होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ये एक सिंगल इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं कर रही है, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर रही है, ये नेशनली इफेक्ट कर रही है एक स्टेट को। अगर एक स्टेट में इसका इफेक्ट है तो ये दूसरे स्टेट को भी इफेक्ट कर रही है। वो सारे जो इश्यूज होते हैं, वो सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग लार्ज इंडस्ट्रीज, ये उन केसेस के साथ डील करती है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेड बाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज। इनको कौन लेड करता है? हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है, इनके डिसीजंस भी लीगली बाइंडिंग होते हैं, यानी कि एक ही इसका हेड होता है जो इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, कॉन्टिन्यूस सर्विसेज, कंपेंसेशंस, कंडीशंस ऑफ रिट्रेंचमेंट, कॉम्पेंसेशंस टू वर्कमैन, unfair labor practices and penalties, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगर तो ये नोट्स आपको चाहिए इन PDF फॉर्म में तो कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं PDF इसकी अपलोड करके आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे। तो नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करते हैं यहाँ से ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर्स। इनके हम कुछ प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है एंड वो सब।